हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, साइलेंट फीचर्स पर हमने एक समरी भी रेडी की है, लेकिन समरी को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं संविधान। संविधान की हम बात करें यानी कि नियमों और कानूनों का एक संग्रह होता है संविधान, या हम ये भी कहें नियमों सिद्धांतों का, लॉ एंड थ्योरीज के बेस पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। और इसी के साथ में जो फीचर्स को लेकर हम बात करें, जो फर्स्ट नंबर पर है हमारा जो फीचर है वो क्या है। पहले विशेषताएं, विशाल और विस्तृत संविधान। यदि हम देखें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जो अगली इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। भारत का संविधान लिखा गया है और उसका निर्माण किया गया है संविधान सभा के माध्यम से और ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से। और इसी के साथ में हम देखें, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें संविधान की प्रस्तावना। जनरली यदि हम देखें, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे संविधान जिन्होंने अपनी प्रस्तावना को बनाया है। प्रस्तावना क्या शो करती है, प्रस्तावना में इन फ्यूचर उस कंट्री में जहाँ कंट्री पर संविधान है तो उसमें बहुत सारे विजन या बहुत सारी एक उसमें फिलोसफी हम कहें, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की होती हैं। और इसी के साथ में जो अगला पॉइंट है इसमें हमारा वो है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि कहें हम कि जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहाँ पर लिया है उस पर बात की गई है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वह है, जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में ही है। और इसमें जो अगला जो पॉइंट है वो है डीपीएसपी पर, यानी कि जैसे हम कई राज्य के निर्देशक तत्वों पर भी बात की गई है। और हमारी न्यायपालिका पर भी एक, यानी कि इंडिपेंडेंट हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, उस पर भी एक हमारा अगला पॉइंट है। और इसी के साथ हम जो नेक्स्ट इसमें हमारा फीचर है वो क्या है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। और अगला जो इसमें पॉइंट है नागरिकता पर है, यानी कि भारत में किस तरह की नागरिकता को अपनाया गया है, वह है सिंगल सिटीजनशिप। और इसी के साथ में अगला जो पॉइंट है वह है वयस्क मताधिकार, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। और जो इसमें अगला पॉइंट है, यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, उस पर बात की गई है। और इसमें जो अगला पॉइंट है वो फेडरल सिस्टम की बात करता है और यूनिटरी सिस्टम की बात करता है, उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। और इसमें अगला जो पॉइंट है वो एक राष्ट्रभाषा की भी बात करता है कि एक राष्ट्रभाषा की हम एक व्यवस्था बनाएंगे, कौन सी राष्ट्रभाषा होगी। और इसमें फीचर्स में ही अगला जो पॉइंट है वह संकटकालीन प्रोविज़न किए गए हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमने किए हैं। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि भारत में जब इमरजेंसी लग जाएगी तो हमें क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हुई है अपने संविधान में। और हम देखें, भारत का जो संविधान है वो बहुत सारे विदेशों के संविधानों से प्रभावित है। और यदि हम देखें, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि एक सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट भी इसको एक फीचर्स की कैटेगरी में ही रखा गया है। अगला जो पॉइंट है पंचायती राज की बात करता है कि पंचायती राज को हम प्रॉपर उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उसको लेकर बात की गई है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स वह है अल्पसंख्यक, यानी कि माइनॉरिटीज़ और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के फीचर्स भी इसमें मेंशन की हुई है। तो आइए दोस्तों, अब हम बिल्कुल इसको विस्तार से समझते हैं। आखिर ये फीचर्स तो हमने समरी पर तो बात कर ली है, आखिर ये इस तरह के जो फीचर्स हमने बात की हैं क्या सभी हैं। फर्स्ट हमारा जो फीचर्स हमने बात की थी, विशाल और विस्तृत संविधान। देखिए, हम जनरली विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस कंट्री का है, भारत का है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता भारत के संविधान की है। यदि हम देखें और किसी भी कंट्री का यदि हम कंपेयर करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएसए की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया या और कंट्री की हम देखें, तो कंपेयर जब हम करते हैं तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है।
और यदि हम देखें जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें टोटल जो आर्टिकल थे हमारे पास 395, और इसी के साथ में जो शेड्यूल थे वो कितने थे 8, और टोटल जो पार्ट थे उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है, 22 पार्ट थे। लेकिन एट प्रेजेंट की हम बात करें, एट प्रेजेंट में जो आर्टिकल है उनका नंबर भी बढ़ चुका है, शेड्यूल्स है उनका नंबर भी बढ़ चुका है, और पार्ट का भी नंबर बढ़ चुका है। एट प्रेजेंट आर्टिकल 450 और जो शेड्यूल्स हैं अनुसूचियाँ हैं वो 12 है, और पार्ट हैं वो 25 हो चुके हैं। और हम देखें इतना बड़ा जो संविधान है वो क्यों है, किस बेस पर है, उसके बहुत सारे और भी रीज़न हैं। यदि हम देखें आज़ादी से पहले हमारा जो एक इंडिया का जो सिस्टम था वो किस बेस पर काम कर रहा था, वो सिस्टम क्या था, भारतीय शासन अधिनियम यानी कि 1935 का जो एक्ट था उसके बेस पर हम काम कर रहे थे। और इस आर्टिकल यदि जो एक्ट था इससे हमने 250 आर्टिकल हमने इसी से लिए हैं। और इसी के साथ में हम देखें संघ और जो राज्य है हमारे पास, यदि हम देखें भारत राज्य संघ और राज्यों का एक संघ है। यह हम कहें कि इसमें कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास और इसमें कुछ यूटी भी हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, जहाँ पर राज्यों के लिए अलग संविधान बनाया गया है और पूरे देश के लिए अलग संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि पूरे ही देश के लिए, चाहे राज्य है और पूरा भारत, उसके लिए एक ही संविधान की एक सिस्टम हमने किया है। और इसी के साथ में हम देखें ऐसा नहीं कि भारत के संविधान में ओनली प्रिंसिपल्स को लेकर ही बात की गई है, उसमें यदि हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पर हम बात करें, निर्मित और लिखित संविधान। इट मीन्स क्या है कि भारत का संविधान लिखित है, और वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान रिटन भी हो सकता है, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन भारत के सामने यदि देखा जाए ऐसी सिचुएशन बनी कि भारत का संविधान रिटन बेस पर ही हमारा आवश्यकता थी, इसलिए हमने उसको रिटन किया, लिखा गया संविधान। और देखा जाए एक संविधान सभा, इस पर हमारा एक वीडियो भी है संविधान सभा पर। संविधान सभा के माध्यम से हम देखें पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया गया और इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी जिसने संविधान लिखा। और देखा जाए टोटल हमने इसको कंप्लीट करने में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या हम कहें अप्रोक्सीमेट 3 ईयर, 3 साल में हमें इसको कंप्लीट करने में लगे। और देखा जाए यदि हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, ब्रिटेन में सिचुएशन क्या है, अनरिटन फॉर्म में है। और यदि हम देखें यूएसए की बात करें, यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यदि हम देखें ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है, और ये भी नहीं कह सकते कि अमेरिका के संविधान की भांति। देखा जाए हमारी जो बातें हैं या हमने उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। देखा जाए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी पहचान कहें हम, ठीक है ना, किससे होती है। जनरली यदि हम देखें प्रेम्बल को, हम यदि संविधान को पूरे अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेम्बल को हम स्टडी कर ले तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से ये समझ सकते हैं कि आखिर उसमें संविधान का क्या विज़न है। हम उस देश के संविधान के विज़न को जान सकते हैं, फ्यूचर में क्या कुछ किया जाएगा। तो यदि हम देखें भारत के संविधान में भी एक इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में हम देखें जनता के लिए संविधान बनाया गया है। और यदि हम देखें भारत एक कैसा राज्य होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही बात की गई है। लेकिन यदि हम देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की हम बात करें, यानी कि सॉवरेनिटी की हम बात करें, एक कंप्लीट सॉवरेनिटी की बात की गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मीनिंग क्या है, जनरली आंतरिक और बाहरी, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है हम भारत,
और बाहरी रूप से भी वह स्वतंत्र है, यानी कि किसी भी देश के साथ में समझौता कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और समझौते को हम ऐसा भी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे समझौते को, तो ये कंडीशन होती है एक कंप्लीट सॉवरेनिटी जो कंट्री होता है, और आज़ादी के बाद सॉवरेनिटी कंट्री हमारा बना। और इसी के साथ में हम देखें एक डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि एक लोकतांत्रिक राज्य। इसमें होता क्या है, जनरली हमने एक डेफिनेशन सुनी है अब्राहम लिंकन की, जनता का जनता के द्वारा शासन। इसमें यदि हम देखें भारत के संविधान में हम देखते हैं, यानी कि एक ऐसा एक लोकतांत्रिक राज्य होगा जिसमें क्या होगा, हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधियों के माध्यम से हम प्रतिनिधियों का चुनाव तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे जनरली हम देखें, हम एमपी का चुनाव करते हैं लोकसभा में, फिर हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लेकिन इस तरह का एक सिस्टम जो बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया है, हम चुनाव तो करने का अधिकार है हमारे पास, लेकिन उनको हटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए क्या है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इसी के साथ में हम बात करें, जो गणराज्य हम बात करें, क्या एक भारत एक रिपब्लिक या भारत एक गणराज्य? हाँ, भारत एक गणराज्य। गणराज्य की एक विशेषता क्या होती है, जैसे जनरली हम बात करें ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो हेड है वहाँ पर, यानी कि प्रधान है, जो ब्रिटेन का जो प्रधान है, मुखिया है, वो क्या है, एक वंशानुगत वहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, जनरली सपोज करें वहाँ पर क्या, राजा का लड़का राजा बनेगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि हम देखें, जो हमारा मुखिया है यानी कि राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बन गया कोई एक टाइम और उसके परिवार से ही राष्ट्रपति बनेगा अगला, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चुनाव होते हैं। और जब इस तरह की एक व्यवस्था होती है, तो जब चुनाव की व्यवस्था की गई है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी व्यवस्था में एक वंशानुगत एक राजा की व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक गणराज्य है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर हम बात करें। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, जनरली यदि हम देखें, जो संघात्मक संविधान की हम बात करते हैं, तो उसमें दो तरह की शासन प्रणाली की हम बात कर सकते हैं, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक की हम बात करें, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात करें, ऐसा एक सिस्टम कहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर एक एक्चुअल हेड, यानी कि वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक सिस्टम में ही एक शासन प्रणाली में ऐसा पॉसिबल है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए में क्या सिस्टम बनाया गया है, यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो किया गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, यदि हम देखें, भारत में एक्चुअल हेड कौन है और रियल हेड कौन है। यदि हम देखें फॉर्मल हेड को लेकर सबसे पहले हम बात करें, हालांकि हमने इंग्लैंड की जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको फॉलो किया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम में हम देखें, जैसे इंग्लैंड में भी सम्राट हम बोलते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति को चुनते हैं हम। लेकिन देखा जाए फॉर्मल हेड भारत में क्या है, राष्ट्रपति फॉर्मल हेड की कैटेगरी में उसको रखा गया है, यानी कि उसको नाम मात्र की शक्तियाँ दी गई है, वास्तविक शक्तियाँ उसके पास नहीं है। एक्चुअल जो पावर है, एक्चुअल यानी कि हम कहें जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की जो शक्तियों का प्रयोग करता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट, यही तो होता है। लेकिन जब हम देखें, जो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सारे डिसीजन वही लेता है। लेकिन भारत में क्या है, सारे डिसीजन राष्ट्रपति नहीं लेता है, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, इन सभी के माध्यम से काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारा फ्रेंड्स, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। जनरली हम देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे,
बहुत ही कॉमन है। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें हमने उनको एक्सप्लेन किया गया है। और जो हमारे मूल अधिकार हैं या हम देखें फंडामेंटल राइट्स, हमने किस कंट्री से लिए हैं? हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने मौलिक अधिकार तो एक्सप्लेन कर दिए संविधान में, लेकिन उसके प्रोटेक्शन को देने के लिए भी हम कहें संरक्षण के लिए हमने क्या किया, न्यायपालिका की भी व्यवस्था की है। और कभी कभी यदि हम देखें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन बन भी सकती है, इमरजेंसी भी लग सकती है। ऐसी सिचुएशन में देखा जाए किन परिस्थितियों में अधिकार कम किए जाएंगे या प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है ना, उसको भी हमने कह सकते हैं कि हाँ, वो डिसाइड कौन करेगा? न्यायपालिका, कि किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जाए, किन परिस्थितियों में नहीं लगाया जाए, वो सिचुएशन भी यहाँ पर है। और यदि हम देखें हमारे पास जो टोटल नंबर है, जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 7 थे। यदि हम अब देखें एट प्रेजेंट में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। इस पर भी हमारा ऑलरेडी मौलिक अधिकार पर, फंडामेंटल राइट्स पर यदि हम बात करें, ऑलरेडी हमारा वीडियो इस पर आ चुका है। और इसमें हम देखें जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ में हम देखें हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी एक्सप्लेन किए गए। हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पर हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, उनके हमारे पास नहीं थे। लेकिन बाद में 42nd जो अमेंडमेंट किया गया 1976 में, क्योंकि 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन से हमारे अधिकार और कौन से हमारे कर्तव्य है। तो ऐसी कंडीशन में जो भारतीय जनता थी उनका एक डाउट्स क्रिएट जो हो रहे थे उसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 15A में, ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया, उसमें 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े। और उसके बाद फिर 86 जो अमेंडमेंट किया गया 2002 में, उसके बाद एक और ऐड किया हमने। अब टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल 11 हैं, 11 हैं। और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो राज्य के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की जब हम बात करें, डीपीएसपी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। और डीपीएसपी यदि हम देखें, राज्यों को ही इन पर अधिकार दिए गए हैं। यदि राज्यों के पास इकोनॉमिक रिसोर्स होंगे, आर्थिक संसाधन उनके पास होंगे, तो वह उनको अप्लाई कर सकते हैं। और हमने जो डीपीएसपी है हमने किस कंट्री से लिए हैं? आयरलैंड के देश से लिए हैं। लेकिन यदि हम देखें इनका मेन जो टारगेट है, डीपीएसपी का जो मेन टारगेट क्या है, यानी कि राज्य का कल्याण करना है, यानी कि कुछ ऐसी वेलफेयर एक स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, कुछ ऐसी नई नई प्लान्स जनरेट करने हैं जिससे एक राज्य एक अच्छा बन पाए, उसको अच्छे से इस्टेब्लिश हम कर पाए। तो ये हमारा डीपीएसपी जो एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी के साथ में हम देखें हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की हम बात करें, जनरली यदि हम देखते हैं जो हमारा संघात्मक शासन की जब हम बात करते हैं, तो संघात्मक शासन के साथ साथ में हम देखें जो न्यायपालिका है, जनरली यदि हम देखें जो एक गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट के 3 टाइप्स हैं अलग अलग। फर्स्ट यदि हम बात करें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो हम देखें जो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम करती है। जनरली यदि हम देखें लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को क्रियान्वित करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी सही क्या है और गलत क्या है उस पर निर्णय देती है। तो जनरली हम देखें न्यायपालिका संविधान की यानी कि व्याख्या करती है, सही क्या है। जैसे भारत में कुछ भी ऐसा लगता है जब वो जनता के हित में कुछ ऐसे कानून नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह क्या करती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और जो भी इस तरह के कानून बन जाते हैं उनको एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, कुछ ऐसे विवाद जनरेट हो सकते हैं, ऐसे विवाद बन सकते हैं
तो इस तरह के विवाद को सुलझा उनके सॉल्यूशन करने के लिए, समाधान करने के लिए हमारी न्यायपालिका ही काम करती है। और जनरली यदि हम देखें, जो हमारे जो न्यायपालिका में जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है, किस तरह के उनको सैलरी मिलेगी, भत्ते मिलेंगे और किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, वो सारा एक सिस्टम बनाया गया है। और इसी के साथ में हम बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है, हार्ड है या फ्लेक्सिबल है। जनरली हम देखें, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत का संविधान पूरी तरह से ही बहुत ज़्यादा कठोर है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जनरली हम देखें, आखिर इसको दो नाम क्यों दे दिए गए, कठोर भी बोल दिया गया और फ्लेक्सिबल भी बोल दिया गया। तो हम देखें, जब हमारा संविधान में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, यानी कि संविधान में संशोधन होते हैं, तो संविधान में संशोधन करना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। एक उसकी कभी देखते हैं हम, बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है संविधान में संशोधन करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, जब संविधान में हम ईजिली संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। यदि ईजिली हम संशोधन कर पा रहे हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें जो हमारे पास है, वो है ब्रिटेन का। उसका संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, कठोर नहीं है। लेकिन भारत का संविधान दोनों का कॉम्बिनेशन है। जनरली हम देखें, भारत के संविधान में जब भी हम संशोधन करते हैं तो कभी कभी साधारण बहुमत से द्वारा कर सकते हैं, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से, और कभी कभी होता है क्या, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और ऐसा भी होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ में आधे राज्य उनका भी समर्थन चाहिए, उनका भी अप्रूवल चाहिए। जनरली यदि हम देखें, जैसे सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि ठीक है, जितने प्रेजेंट मेंबर हैं, ठीक है ना, उसमें हमें +1 करना है। जैसे सपोज करें हम लोकसभा को एग्जांपल लें, हमारे पास सपोज करो 200 प्रेजेंट हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सिंपल मेजॉरिटी। और 2/3 में हम बात करें, 2/3 में क्या है, सपोज करें हमारे पास 200 ही हैं और उसको हम क्या करेंगे, 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। और इसके साथ में ऐसा भी होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्य, यानी कि यदि हम बात करें, अभी हमारे पास देखा जाए जहाँ जहाँ पर भी विधानसभाएं हैं, आधे राज्यों का मतलब क्या है, जहाँ पर विधानसभाएं काम कर रही हैं। सपोज करें 28 स्टेट हमारे पास हैं और जो 2 यूटी है हमारे पास, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो टोटल कितने हो गए, 28 + 2 तो 30, यानी कि 15 राज्यों का यहाँ पर समर्थन चाहिए। अगर समर्थन नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। सपोज करें जो स्पेशल मेजॉरिटी की हमने बात की और आधे राज्यों का समर्थन, सपोज करें जीएसटी, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। इसी के साथ में हम देखें, बहुत सारे जो हम कहें पॉलिटिकल थिंकर की हम बात करें, जेनिंग्स की हम बात करें, जेनिंग्स ने कहा है कि भारत का संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है, ये भी बात की है। केसी वेयर की हम बात करें, केसी वेयर ने कहा है कि कठोर और लचीले दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है। जनरली यदि हम देखें, कोई भी संविधान यदि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो ऐसे तो फिर क्या होगा, ये पार्लियामेंट होगी, बहुत सारे अपने बेनिफिट में बहुत सारे संशोधन कर लेगी। लेकिन ज़्यादा ना ही तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड की हम बात करें, तो इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करें, भारत के संविधान में जो एक सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, यानी कि एकल नागरिकता होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हमारे सामने एग्जांपल हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ये देखिए हम, यानी कि संघ की नागरिकता अलग दी गई है उनको और राज्य की नागरिकता अलग दी गई है। उसका बेस्ट एग्जांपल हम यूएसए में क्या है, यूएसए का जो नागरिक है उसको संघ की यानी कि केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एक नेशनलिटी की हम बात करें, एक
भारत एक राष्ट्र का ही यानी कि भारत का ही नागरिक है, ठीक है ना, राज्य का नागरिक नहीं है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। और यदि हम देखें इस तरह का एक सिस्टम बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि भारत की आबादी, भारत की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। यदि ऐसी सिचुएशन बनती तो फिर और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो पाते। तो इसलिए हमने एकल नागरिकता का कंसेप्ट ही चुना। अब हम देखें नेक्स्ट जो है वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार में क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, ठीक है ना, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। और कौन सा मेथड होगा, वो मेथड होगा वैश्विक मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर जो भी कंप्लीट कर चुके हैं वो भारत के मतदाता होंगे, यानी कि वोटर होंगे। और इसमें हम देखें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम पर हमने एज क्राइटेरिया क्या रखा था, 21, यानी कि 21 कंप्लीट होना चाहिए, तभी वह एक वोटर यानी कि मतदाता बन पाएगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, 61 अमेंडमेंट होता है संविधान में, संशोधन होना 1989 में, और 326 में हमने अमेंडमेंट किया गया 368 के माध्यम से। और फिर उसकी एज क्राइटेरिया क्या किया हमने, 18 कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी। और इस तरह से हमने एक सिस्टम बनाया वैश्विक मताधिकार पर भी। और इसी के साथ में हम देखें संविधान की सर्वोच्चता। यदि हम कहें कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो भारत में यदि हम देखें क्या पार्लियामेंट सर्वोच्च है, क्या संसद सर्वोच्च है, नहीं संसद सर्वोच्च नहीं है। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति भी सर्वोच्च नहीं है। तो फिर सर्वोच्च है कौन, यानी कि सुप्रीम कौन है, हुई सुप्रीम इन इंडिया। देखिए हम ना तो हम कार्यपालिका को कह सकते, ना गवर्नमेंट को हम बात करें, गवर्नमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, या ऑर्गन्स की हम बात करें, ना विधायिका को न न्यायपालिका को। तो फिर है क्या, जनरली यदि हम देखें संसद की जो एक सर्वोच्चता है, यानी कि ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद ही सुप्रीम है। लेकिन हम बात करें यूएसए में क्या है, जुडिशरी न्यायपालिका सर्वोच्च है, वो सब कुछ कर सकती है, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है। जनरली एक कहावत भी है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती, वो क्या है, आदमी को औरत नहीं बना सकती और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। ऐसी कहावत है। ब्रिटेन के जो संसद है इतनी सुप्रीम है, इतनी पावरफुल है वो। लेकिन भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, यानी कि जनरली हम देखा है इसको क्यों बोला गया है कि संविधान सर्वोच्च है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि सारी शक्ति हमें कहाँ से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। और संविधान से ही कार्यपालिका काम करती है, संविधान से ही विधायिका, संविधान से ही न्यायपालिका। तो देखा जाए सरकार जो भी काम कर रही है, ठीक है ना, या राष्ट्रपति के पास जो भी पावर्स हैं, पार्लियामेंट के जो पास जो भी पावर है, वो किससे मिली है, संविधान से ही मिली है। और इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह संघात्मक व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय, या हम कहें कि फेडरलिज्म सिस्टम भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है। यदि हम देखें जो हमारा आर्टिकल है, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ की हम बात करें, और इसी के साथ में हम ये कहें कि भारत को, जैसे हम जनरली बहुत सारे नाम बोल देते हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन भारत में भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत, उसको लेकर बात की गई है। लेकिन यदि हम देखें जो प्रोफेसर केसी वेयर है उसने कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक, जनरली हम देख रहे हैं जो फीचर है संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन केसी वेयर ने क्या कहा है, भारत का संविधान अर्धसंघीय यानी कि क्वेसी फेडरल की संज्ञा इसको दी है। और जेनिंग्स की हम बात करें, जेनिंग्स ने क्या कहा है कि एक संघ है जिसमें केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उसको दी गई है। लेकिन भारतीय संविधान की हम बात करें उसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। या हम कहें सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करें, यानी कि लिखित संविधान
की हम बात करें और इसी के साथ में जो संविधान की सर्वोच्चता है या न्यायपालिका की हम बात करें, ऐसी फीचर्स तो हैं। ये सारे फीचर्स किसके हैं? संघात्मक संविधान के हैं। लेकिन यदि हम कहें कि संघात्मक संविधान के ही और कोई फीचर नहीं है, एकात्मक या यूनिटरी जो फीचर की हम बात करें, एकात्मक लक्षण भी है। जनरली हमने जैसे बात की, एक जो संघात्मक जो संविधान होता है उसकी अपनी फीचर्स क्या होती है, जैसे हम बात करें, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करें और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, या संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी होती है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। लेकिन वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप की हम बात करें, दोहरी नागरिकता भी होती है। लेकिन भारत में क्या है? एकरी यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। और इसी के साथ हम बात करें, जैसे एमरजेंसी प्रोविज़न की हम बात करें, एमरजेंसी प्रोविज़न, ऐसी सिचुएशन में जब भी एमरजेंसी प्रोविज़न आ जाता है तो सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और नए राज्यों की हम बात करें, ऐसा भी नहीं है कि नए राज्य ही अपने सारी उनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। नए राज्य जब बनते हैं तो संसद उसमें हस्तक्षेप करती है, तब जा कर के राज्य बनते हैं। और यदि हम देखें जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर वैसे तो राज्यों को अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि राज्य सूची के विषयों पर या अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करें, वो सारे जो शक्तियाँ दी गई हैं वो किसको दी गई है? केंद्र को ही दी गई है, केंद्र के पास ही है। तो फिर इसको हम ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान जो एक फेडरलिज्म सिस्टम की बात करता है, नहीं, दोनों सिस्टम की बात करता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वह एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है, और एक राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, जिसको देवनागरी लिपि की हम बात करें, देवनागरी लिपि जिसको बोलते हैं, उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। लेकिन यदि हम देखें, एक राष्ट्रभाषा से हम काम नहीं चला सकते। फिर हमने क्या किया, 1965 में उसको हम कहें सहभाषा विधेयक पास होता है, जिसमें हिंदी के साथ में अंग्रेजी, दो भाषाएं बनाई गई। यानी कि हिंदी तो पहले थी, अंग्रेजी भी और जोड़ दी गई। तो इस तरह से यदि हम देखें, जो भारत में जो वैसे तो देखा जाए जो प्रादेशिक यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो 22 भाषाएं एक्सेप्ट कर ली गई हैं। और जो हमारे अनुसूची है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं की बात की गई है? वो 22 लैंग्वेज की बात की गई है। और इसी के साथ में हम देखें, जो संकटकालीन यानी कि एमरजेंसी प्रोविज़न पर हम बात करें तो देखा जाए इसमें कुछ हमारे आर्टिकल हैं, लेकिन इन सभी जो एमरजेंसी प्रोविज़न हैं, ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, जनरली जब भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, एमरजेंसी लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 3 आर्टिकल है जो स्पेशल है, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? यदि कोई भी कंट्री, अदर कंट्री भारत पर अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है, ठीक है ना, युद्ध या बाह्य आक्रमण वाली सिचुएशन में, जैसे चाइना ने अटैक किया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, ऐसी स्थिति में 352 का हम सहारा ले सकते हैं। और सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 356 में क्या होता है? राज्य की, किसी भी राज्य की जब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है वो काम नहीं करती, यानी कि राज्य की एक व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 356 का हम सहारा लेते हैं। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाती है तो ऐसी के सिचुएशन में हम इसका सहारा ले सकते हैं 360 का। लेकिन 360 का अभी तक हमने कोई भी यूज नहीं किया है। और इसी के साथ में हम देखें संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव, यदि हम देखें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किस अधिनियम का है? 1935 एक्ट का है। और जो हमारा जो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जो हमारा हम कहें जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, जो उच्चतम न्यायालय की हम बात करें, वो किससे इफेक्टेड है हमारा? यानी कि अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट में क्या होता है जनरली? क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है हमारा। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? यानी कि सेकुलर कंट्री में किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती, यानी कि किसी भी भारत का कोई भी एक राज धर्म नहीं है, भारत का कोई एक स्पेशल धर्म नहीं है। तो ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पर भी है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, यानी कि भारत, लेकिन भारत के संविधान में हम देखें
अपनी स्वेच्छा से बहुत सारी धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करें, आर्टिकल जो हमारे पास 25 से लेकर 28 तक जो हमें बहुत सारी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक सिस्टम भारत में बनाया गया है, क्योंकि भारत में एक डाइवर्सिटी की हम बात करें यानी कि विविधता है, और विविधता वाले देशों में एक सेकुलर कंट्री का एक सिस्टम यानी सेकुलर स्टेट की एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी में हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज की स्थापना की हम बात करें, यानी कि यदि हम देखें डीपीएसपी में हमारा जो आर्टिकल है 40 उसमें बात की गई है कि पंचायती राजों को लेकर, यानी कि पंचायती राज का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। पंचायती राज की एक सिस्टम बनाया जाएगा। और इसी के साथ में हम देखें, ये तो डीपीएसपी में बात की गई है, यानी कि पंचायतों को अधिकार देने चाहिए, ये गांधी का विजन था। फिर यदि हम देखें 1959 में क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की एक सिस्टम बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होगी। यदि हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, एक सिस्टम बनाया गया। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है ना, एक सिस्टम बनाया गया। सबसे टॉप पर क्या है, जिला परिषद, उससे फिर देखें मिडिल में पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और यदि हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की बात की गई है। लेकिन यदि हम देखें जो 73rd जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान में जो संशोधन किया गया, और इसी के साथ में ये तो था पंचायती राज से रिलेटेड, और 74 क्या था म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि नगरों में भी नगर पालिकाओं की एक सिस्टम बनाया गया। तो ये 92 में संसद में पहुंचता है, और 93 में पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया जाता है। और इसी के साथ में जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है वह है अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। यदि हम देखें जो हमारे पास है आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल की हम बात करें 29 एंड 30, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, ठीक है ना, उनको बहुत सारी अधिकार दिए गए, स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं उनके लिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए यदि हम देखें, उनको लैंग्वेज बेस पर या कल्चर बेस पर उनके जो मतलब उनके हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया है। और इसके साथ में हम देखें SC/ST कम्युनिटी, ठीक है ना, उनको बहुत सारी जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज हैं, और हम कहीं विधानसभा, ठीक है ना, उनको वहाँ पर भी एक तरह का एक संरक्षण देने की बात की गई है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पर हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स यदि इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।